50 लोग क्रू के जिनमें से अक्सर बदबू आ रही होती है। नथिंग रोमांटिक अबाउट these scenes। 50 लोग क्रू के जिनमें से अक्सर बदबू आ रही होती है। वो 50 लोग जो इनकी लाइट्स उठाते हैं, इनके कपड़े उठाते हैं, इनके लिए किचन में घुसे रहते हैं, जो इनके जूते साफ करते हैं, इनके लिए गर्मी में भागते हुए जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट से कोई चीज लेकर आते हैं, वो खराब मिलती है, सही नहीं मिलती, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, और उस वक्त तक ये सिर्फ एसी में बैठते हैं और एसी से बाहर आकर ये बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सब्सक्राइब तो कर दो यार, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो आप लोग यार, पहले सब्सक्राइब करो फिर वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नई प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हिना बयात के बारे में। हिना बयात को आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत सारे ड्रामों में भी देख चुके हैं। हमारी सीनियर अदाकारा हैं, काफ़ी सारे ड्रामों में माँ का किरदार अदा करती हैं और ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में इनके किरदार को बहुत पसंद किया गया और उसके बाद ड्रामा सीरियल खुमार में भी इन्होंने फिरोज खान की माँ का किरदार किया था। वैसे तो लोग इनकी बहुत इज्जत भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आज से 4-5 साल पहले आपने एक ड्रामा किया था। इस सवाल के जवाब में इनको बहुत हेट मिला है। जरा क्यों मिला गौर कीजिएगा। आज से 4-5 साल पहले इन्होंने एक ड्रामा किया था जिसका नाम था चुड़ैल्स। इस ड्रामे में इनका किरदार बहुत गंदा था, जिसके डायलॉग्स बहुत गंदे थे, जिसकी बातें बहुत गंदी थी। मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है बार। इनके डायलॉग्स थे कि मैं वहां पर बॉस को हैंड जॉब दिया करती थी और मैं उसके इस तरह के काम किया करती थी। अब इस तरह के डायलॉग्स थे। इस पर जब उनसे पूछा गया कि आप, जब जाहिर है आपको लोग इतना पसंद करते हैं, पाकिस्तान में आपको सीनियर अदाकारा के तौर पर देखा जाता है, बहुत सारे ड्रामों में आप बड़े अच्छे किरदार कर रही होती हैं, सोबर किरदार कर रही होती हैं, लेकिन इंडियन प्रोजेक्ट में आपने इस तरह का गंदा किरदार किया, आपको रिग्रेट तो होता होगा, आपको पछतावा तो होता होगा और सोचती होंगी कि काश मैं वो ना करती। वो कहती हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरा काम था, वो मेरा किरदार था और मैंने कर लिया। और आपको बताता चलूं कि वो ड्रामा सिर्फ उसमें ये सीन ही नहीं था, ये किरदार ही नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा ड्रामा बरज़ख जैसा ही था। बरज़ख का जो राइटर डायरेक्टर था आसिम अब्बास, वही चुड़ैल्स का भी जो है वो राइटर और डायरेक्टर था। उनसे जब ये पूछा गया कि आपको कोई पछतावा है तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल कोई पछतावा नहीं। इस पर उनको बहुत हेट मिला। उनको कहा कि काश आपको ये बात समझ आती कि वो तो ये कह रही थी कि मैंने तो सिर्फ किरदार अदा किया है और किरदार में हम ज़रूरी नहीं है कि जो हम किरदार अदा कर रहे थे हम वैसे ही हों, हम वैसा ही फील कर रहे हो। और आपको पता है जब इस तरह की बातें की जाती हैं ना, तो फिर जो लोग इनको बड़ा अच्छा समझ होते हैं, इनसे बड़ा प्यार करते हैं, और आपको पता है बहुत सारे सोशल इश्यूज पर बगैर किसी डर के वो बात करती है, बगैर किसी हिचकिचाहट के वो बात करती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप इस तरह के किरदार करती हैं और उसके बाद जब आपको फील होता है कि लोग आपको हेट दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कह देती कि मुझे वो किरदार करने में, बाद में मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए था, तो लोग शायद आपसे प्यार करते। वैसे भी वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी का ये सब कुछ हिस्सा है, ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं, तो हम लोगों को बताते हैं कि लोगों की मजबूरियां, लोगों के जो जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो ये सारे काम करने पर मजबूर हो जाती हैं, तो हम तो वो दिखा रहे होते हैं। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है वो मुझे बताइएगा। इसी तरह की एक और खबर है उष्णा शाह के बारे में। तो उष्णा शाह को तो आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोल्ड भी हैं, बहुत ज्यादा जो है वो बात भी करती हैं बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, अपने कैरियर की परवाह किए बगैर, अपने इंस्टाग्राम के ब्लॉक हो जाने की परवाह किए बगैर, सब चीजें जो हैं वो एक तरफ रख कर वो हमेशा बहुत सारे इश्यूज पर बात करती हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कहती हैं कि शादी से पहले मेरे शोहर ने, बल्कि शादी के बाद मेरे शोहर ने मुझसे पूछा कि ये जो तुम क्लोज सीन करती हो, जिस तरह से ड्रामों में या किसी एड में किसी भी जगह पर रोमांटिक सीन करती हो, तो तुम्हारे अंदर फीलिंग आती है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी फील नहीं आती। ज़रा गौर कीजिएगा, असल में जो बात मैं करना चाह रहा हूँ ना उस पर गौर कीजिएगा। वो कहती हैं कि बिल्कुल भी फील नहीं आती, क्योंकि जब हम सीन कर रहे होते हैं, बार बार कट होता है, बहुत सारे डिफरेंट एंगल से उसको शूट करना पड़ रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इर्द गिर्द 50 लोग खड़े होते हैं ना, उनमें से बहुत सारे लोगों से गंदी बदबू आ रही होती है। बिकॉज आपने किस एंगल में हाथ पकड़ना है। 50 लोग क्रू के जिनमें से अक्सर बदबू आ रही होती है। नथिंग रोमांटिक अबाउट
these scenes. वो जो हमारे पास 50 किस्म के लोग खड़े होते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों से तो गंदी बदबू आ रही होती है। हमें अपनी लाइट और इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, कैमरे का भी, डायलॉग्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, और साथ साथ ये जो गंदी बदबू आ रही होती है इसकी वजह से तो हमारे अंदर रोमांस नाम की कोई और इस तरह की फील आ ही नहीं सकती। वो 50 लोग जिनकी वजह से इनका ड्रामा शूट होता है, वो 50 लोग जिनकी वजह से इनका नाम बनता है, वो 50 लोग ये एसी में बैठते हैं, वो 50 लोग जो इनकी लाइट्स उठाते हैं, इनके कपड़े उठाते हैं, इनके लिए किचन में घुसे रहते हैं, वो 50 लोग जो इनके जूते साफ करते हैं, वो 50 लोग जो इनके लिए हर तरह का काम करते हैं। सब कुछ करने के बाद इवन कि इनके लिए गर्मी में भागते हुए जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट से कोई चीज़ लेकर आते हैं, वो ख़राब मिलती है, सही नहीं मिलती, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, और उस वक्त तक ये सिर्फ एसी में बैठते हैं और एसी से बाहर आकर ये बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। वो कहता है जा दफा हो जा, मैं तेरे नाल जरा प्यार नहीं करता। इतने से काम का इनको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया मिलता है। और दूसरी तरफ जो इनके लिए सारा दिन भागते हैं, जिनसे ये कहती हैं कि बदबू आ रही होती है, उन बेचारे को जितने पैसे मिलते हैं ना, वो लाइट्स उठाने के, गाड़ियां साफ करने के, डायरेक्टर्स की बात सुनने के, प्रोड्यूसर्स की गालियां सुनने के बाद जो उनको पैसे मिलते हैं ना, उनके घर के अखराजात तो बहुत दूर, उनके मैं कहता हूं कि उनके अपने जाती भी अखराजात नहीं पूरे हो सकते। उनको आप कहती हैं कि वो 50 लोग जिनसे बहुत गंदी किस्म की बदबू आ रही होती है। देखिए, साफ रहना ये सब कुछ हर इंसान का बुनियादी हक भी है और उसको रहना भी चाहिए, लेकिन अपने ही उन लोगों को गंदा कहना, बदबूदार कहना, जिनकी वजह से आपको हम देख पाते हैं, जिनकी वजह से, जिनकी लाइटिंग करने की वजह से, आपकी खिदमत करने की वजह से आप स्टार बनती हैं, उनके बारे में ये अल्फाज आपको नहीं कहने चाहिए थे। मैं हमेशा से आपकी इज्जत करता रहा हूं। जब भी आपने फ़लस्तीन के हक में बात की, फ़लस्तीन के बच्चों के हक में बात की, और आप कहती हैं कि इस साल अगर एक गाड़ी ना आई, 2 गाड़ियां मैंने ना बनाई तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने आप को मुतमईन रखूंगी कि मैंने ये सब कुछ किसी के हक में बात करते हुए गवाया। लेकिन अगर आप इन लोगों को बदबूदार कहेंगी जिनकी वजह से आप खुद स्टार हैं, तो ये बात मेरे ख्याल है कि मैं क्या, बाकी आवाम भी पसंद नहीं करेगी। इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं सिस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल के बारे में, जिनकी आजकल कोई 5-6 साल पुरानी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें ये शादियों पर गाने गाया करती थी। उन वीडियोस को लेकर बहुत ज्यादा गपशप हो रही है, बहुत ज्यादा बात हो रही है। अभी तक तो शायद बहुत सारे लोग पहचान नहीं पा रहे कि ये इकरा कंवल है, क्योंकि इनकी आवाज, वैसे भी आपको पता है व्लॉग्स में भी उनकी आवाज जो है, मेरी और उनकी आवाज मिलती जुलती है। देखो यार, आवाज बड़ी क्वालिटी है उनकी यार, उनकी आवाज में एक वो है, रोब है। चाहत पे, इश्क पे और इसीलिए तो उनके जो हस्बैंड है क्यूट से, वो डरते रहते हैं उनसे, हैं। और नहीं यार मजाक, लेकिन वो शादियों पर कुछ शादियों पर वो गाने भी गाया करती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, और जब मैं कहता हूँ कि बहुत स्ट्रगल किया और आखिरकार उनको कामयाबी मिल गई, तो बहुत सारे लोग जो है उनको बुरा भला कहते हैं, उनको गालियां देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स की थी ना, जो उनकी शॉर्ट फिल्म्स आती थी, उन फिल्म्स को देखूं ना, उन फिल्म से मैं ये समझता हूं कि इनके व्लॉग्स बेहतर हैं। जिस तरह से ये शादियों पर गाने गाया करती थी, जो वीडियोस अभी आ रही हैं, उससे मैं समझता हूं कि व्लॉग्स बेहतर हैं। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है ना कि रजब भट्ट की शादी हो, इकरा कंवल की शादी हो, डक्की की शादी हो, मां सफदर की शादी हो, या फिर किसी और की शादी हो, मतलब हर इंसान की अपनी कामयाबियां हैं, अपनी देखें, कमाई के लिहाज से शोबिज इंडस्ट्री, कोई भी काम, मतलब वो इस तरह से हलाल कैसे हो सकता है जहां आप लड़कियां लड़के मिक्स हों, ठीक है। लेकिन एक तरफ आप देखें कि जो व्लॉगर्स हैं, ये शादी पर अपनी बीवी, माँ, बहन सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन आजकल जो घरेलू शादियां हो रही हैं उस पर प्रॉपर डांस का, मतलब एक पहले से प्लानिंग होती है, लड़कियां लड़के मिक्स, खाला का, चचा का, मामा का, सारों का, ये जो मिक्स एक डांस जो है, बड़े मार्की में डांस का एक प्रॉपर फंक्शन अरेंज किया जाता है। उन चीजों को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि व्लॉगर्स खाली क्यों गंदे हैं, व्लॉगर्स पे क्यों तनकीद की जा रही है। अच्छा, देखने वाले कौन है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही।
कौन से ऐसे सब्सक्राइबर हैं? अभी रजब भट्ट जो है वो एक इवेंट पे गए हुए थे, पता नहीं किसी मॉल की ओपनिंग थी या क्या थी। ओ हो क्या यार, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी भरे हुए थे। इकरा कमल भी वहां गई थी, नीचे से लेकर ऊपर तक लोग भरे हुए थे। वो कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं? वो कौन लोग हैं जो इनको गालियां देते हैं? बुशरा अंसारी जी, वो अपने दामाद के साथ डांस कर रही हैं। जारा नूर अब्बास, उनकी बेटी नहीं सर, उनके साथ वो डांस कर रही हैं, उनको कोई हेट नहीं दे रहा। उसके बाद शहरियार मुनव्वर की शादी पर डांस हुआ, बहुत सारी अदाकाराओं ने डांस किया, उनको कोई बुरा भला नहीं कह रहा। लेकिन जो बंदा सुपर डुपर हिट जा रहा है, उनकी शादियों पर अगर वो फैमिली वाले डांस कर रहे हैं, देखिए मैंने पहले कहा कि ये अच्छी बात नहीं है अपनी फैमिलीज को लाना, लेकिन सिर्फ इन्हीं को गालियां क्यों दी जाती हैं? जो एक्टर्स गंदे सीन कर रहे हैं, गंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं, गंदे कपड़े पहन, उनको कोई गाली नहीं देता। जहां वो मिलते हैं, अभी फहद मुस्तफा, हानिया आमिर अमेरिका गए हुए थे, वहां पर लोगों ने इतने महंगे महंगे टिकट्स लेकर उनका इंतजार किया, 2-2 घंटे उनका इंतजार किया, जिस पर हानिया आमिर जो है वो अपना इवेंट छोड़कर भी चली गई कि लोगों ने बहुत ज्यादा हेट दिया कि हम 2 घंटे आपका इंतजार करते रहे। ये कोई पाकिस्तान नहीं है। फहद मुस्तफा को भी बहुत ज्यादा हेट मिला वहां पर। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि उन्हीं लोगों को देखने के लिए आप महंगे महंगे टिकट्स भी खरीद लेते हैं। यार कोई एक तरफ होना चाहिए ना, आप अनसब्सक्राइब कर दें उनको, आप लोग उनको मत देखें, मतलब उनकी फैन फॉलोइंग नहीं रहेगी। जब एक एक वीडियो पर 1-1 करोड़ व्यूज आ जाए, ठीक है, 1-1 करोड़ व्यूज आ जाए, तो कोई बंदा जो है, कौन है जो उनको 1 करोड़ बंदे कौन से हैं जिन्होंने देखा है? बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहरहाल सिस्ट्रोलॉजी को मैं ये समझता हूँ, इकरा कंवल को जिस तरह की वो रोमांटिक किस्म की देवर भाभी टाइप की शॉर्ट फिल्म्स करती थी, उससे तो बेहतर है जो ये काम कर रही है। हलाल नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि ये तो उलमाए कराम ही जानते हैं इस बारे में, हलाल हराम के बारे में। हम तो बहुत कमज़ोर से लोग हैं, बड़े इस बारे में नॉलेज नहीं रखते, जाहिल लोग हैं। अल्लाह हमें भी इल्म और सीधा रास्ता दिखाए, अल्लाह ताला हम पर भी अपना रहम करम फरमाए। हमें भी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़ाहिर है अल्लाह से बख्शिश चाहिए, अल्लाह की रहमत चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। बेहतर यह है कि अल्लाह ताला से रहम मांगना चाहिए, करम मांगना चाहिए और अल्लाह ताला से हदायत मांगनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं खलील रहमान कमर साहब के बारे में। तो खलील रहमान कमर साहब ने अभी बड़े अरसे बाद एक इंटरव्यू दिया है। खलील रहमान कमर साहब ने कहा कि हम हॉलीवुड से बहुत आगे हैं। सवाल उनसे ये किया गया था कि आप अपनी कौन सी फिल्म या ड्रामा चाहेंगे कि हॉलीवुड वाले बनाएं, तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात कर दी, हम हॉलीवुड से बहुत आगे हैं, हॉलीवुड तो हमारे आसे पासे से भी नहीं गुजर सकता। बड़ी वो जो था होस्ट साहब, वो तो बड़ा हैरान हो रहा था कि ये क्या बात है भाई, हम हॉलीवुड से बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड के पास जो सरमाया होता है, जो फैसिलिटीज होती हैं, जो चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, उसका 1/3 भी अगर पाकिस्तान के पास हो तो हम उनसे बहुत अच्छी फिल्म्स बना सकते हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, हमारी फिल्में उठाकर देख लें, म्यूजिक उठा के देख लें, बहुत सारी चीजें देख लें। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर हमारा इतना सब कुछ बहुत अच्छा है तो फिर हमारे गाने बाहर से क्यों रिकॉर्ड होते हैं? लोग रिकॉर्ड करने के लिए बाहर क्यों जाते हैं? म्यूजिक, साउंड, इन चीजों के लिए बाहर क्यों जाते हैं? समझने की बात है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारी इंडस्ट्री, देखें हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को देखें ना, तो हमारे पास अभी तक वो कैमराज ही नहीं है जो हॉलीवुड में या फिर बॉलीवुड में यूज होते हैं। हमारे पास अभी तक वो कैमराज नहीं है, हमारे पास अभी तक वो सेटअप नहीं है। और आपको पता है हमारी तो 50 लाख में फिल्म तैयार होती थी अब से कुछ अर्सा पहले। 35 लाख में मुझे खुद अच्छी तरह याद है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के बैठे हुए थे और बात हो रही थी कि यार 35 लाख में फिल्म बन जाएगी। और उसी फिल्म में शानवी मोहम्मद राना भी थे, साइमा भी थी। 35 लाख में, कोई ज़्यादा बहुत पुरानी नहीं कि बहुत पुरानी बात है, नहीं बहुत पुरानी, फिर मैं इतना पुराना तो नहीं हो सकता ना यार। बहरहाल उस गैदरिंग में यही बातें हो रही थी कि यार अगर थोड़ी सी अच्छी बना लें तो मेरा ख्याल है 50 लाख रुपया लग जाएगा। हम ये वाला कैमरा यूज़ कर लेते हैं, हम वो वाला कैमरा यूज़ कर लेते हैं तो हमारा 50 लाख रुपया लग जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जो नेशनल जियोग्राफिक आप देखते हैं या एनिमल प्लैनेट देखते हैं, इस तरह के कोई भी चैनल्स आप देखते हैं, तो वहाँ पर जो कैमरे यूज़ होते हैं ना जंगलों में जाकर, वो भी नहीं है हमारे पास अभी तक। हालांकि लोग सोचते होंगे ना जंगल में जाकर क्या उन्होंने कीड़े मकोड़ों की वीडियोस बनानी है, हमारे पास तो वो कैमरे भी नहीं है।
क्या समझते हैं आप? हमारे पास उतना बजट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन खलील साहब ने कहा कि हम हॉलीवुड से बहुत आगे हैं। इसके बारे में तो आप लोग ही अपनी राय दे सकते हैं, आप लोग ही बता सकते हैं खलील साहब ने किस एंगल से ये बात कही है। जरा आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, लव यू।